नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार धाकड़ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर्वक कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग बर्ड सीरीज से जुड़े हुए थे और हम लोग बर्ड सीरीज में काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात करने वाले हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप वैश्विक संदर्भ में दिखाई क्या देता है, लोकेशन कहाँ है इसकी। तो देखिए अपन लोग, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है आपको जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, आज इसकी बात करेंगे हम लोग। और ये कॉन्टिनेंट कौन सा है दोस्तों? ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग इस महाद्वीप की डिटेल से। तो दोस्तों पहली बात, बेसिक सेगमेंट देख लेते हैं पहले इसका, फैक्चुअल सेगमेंट, कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, ये जो महाद्वीप है, ध्यान रखना, ये एशिया कॉन्टिनेंट के बाद में, कौन से महाद्वीप के बाद में? एशिया के बाद में आपका अफ्रीका जो आता है वो सेकंड नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा हूं दोस्तों, ये कौन से नंबर पे आएगा आपका? सेकंड नंबर पे आता है एशिया के बाद में अफ्रीका महाद्वीप। और एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के आपकी जो कर्क रेखा है वो विषुवत रेखा है वह, और उसके अलावा आपकी मकर रेखा, तीनों लाइनें इसी महाद्वीप से होकर के गुजरती है। आपकी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपकी मकर रेखा, तीनों इस कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरेंगी। ध्यान रखना दोस्तों, एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिसके माध्यम से, जिसके होकर के क्या होती है, ये तीनों की तीनों लाइनें गुजरती है। अन्य किसी भी कॉन्टिनेंट से तीनों लाइनें नहीं गुजरती हैं आपकी। ठीक है, अभी बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी वाटर बॉडी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी वाटर बॉडी की, कि अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन सी वाटर बॉडी को शामिल किया गया है, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों पहले, कि अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ, इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ कौन कौन सा समुद्री क्षेत्र देखने को मिलता है हमको। तो देखो, इसके नॉर्थन पार्ट में, इसके उत्तरी पार्ट में यह एक सागरीय क्षेत्र है, इसका नाम है भूमध्य सागर। इसका नाम है दोस्तों भूमध्य सागर। ठीक है, इसके उत्तरी पार्ट में एक समुद्री क्षेत्र है, इसका नाम है भूमध्य सागर। ऐसे ही इसके इधर पश्चिमी हिस्से की तरफ बात करें तो यहाँ पे एक सागरीय क्षेत्र है जिसका नाम है आपके का अटलांटिक सागर। अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, इधर इसके पूर्वी हिस्से की तरफ देखें तो यहाँ पे एक और ओशन बनेगा हमको, क्या नाम है उसका? हिंद महासागर। क्या नाम है दोस्तों? हिंद महासागर। तो देखें दोस्तों, बड़ी बड़ी वाटर बॉडी की बात कर रहा हूँ, कि बड़े समुद्री क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इसके उत्तरी पार्ट में भूमध्य सागर है, इसके पश्चिमी हिस्से की तरफ क्या है? अटलांटिक सागर है, और पूर्वी हिस्से पे क्या है आपका? इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। ठीक है दोस्तों, समझना बात को। इसके अलावा भी देखो दोस्तों, इसमें कुछ जलसंधियां मिलेंगी हमको। इस कॉन्टिनेंट में क्या मिलती है हमको देखने को? कुछ जलसंधियां मिलती है। यहाँ एक जलसंधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि, जिसका नाम है जिब्राल्टर। दोस्तों जलसंधियां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर पड़ती है, और ये जलसंधि आपकी अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। किससे? अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य कर रही है। उसके अलावा ध्यान रखना, ये अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप कॉन्टिनेंट से, यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यूरोप जो महाद्वीप है उससे क्या करती है? अलग करने का काम भी कर रही है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा देखो समुद्री क्षेत्र में और बात करें इसमें, तो इसके समुद्री क्षेत्रों में दोस्तों यहाँ आपको सागरीय क्षेत्र मिलेगा, इसका नाम है रेड सागर, लाल सागर। ये कौन सा है हमारा? लाल सागर दिखाई देता है यहाँ पे। यहाँ एक खाड़ी का हिस्सा ये दिखता है, इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी या अरब सागर। ये कौन सा है? अरेबियन सागर या अदन की खाड़ी बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक जलसंधि मिलेगी हमको दोस्तों, और इस जलसंधि का नाम है मंदाब जलसंधि। इसका नाम है मंदाब जलसंधि। इसका नाम क्या है दोस्तों? मंदाब जलसंधि। मंदाब जलसंधि जोड़ती है आपकी लाल सागर को अरब सागर से। कैसे जोड़ दिए? लाल सागर को अरब सागर से जोड़ने का काम करती है कौन सी? आपकी मंदाब जलसंधि। उसके अलावा यहाँ पे ये सिनाई प्रायद्वीप है, इसके पास से, यहाँ से इसको काट करके इस हिस्से को एक स्टेट बनाई गई है, नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है दोस्तों? स्वेज नहर। ये आर्टिफिशियल नहर है दोस्तों। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग लेटर, बाद में डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल में, कि इसका पूर्वी पॉइंट कौन सा है, बंदरगाह की बात करेंगे इसमें, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग, लेकिन बाद में करेंगे। अभी वाटर बॉडी के हिसाब से बात कर लेते हैं हम लोग, कि स्वेज नहर आर्टिफिशियल नहर बनाई हुई है जो कि आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों? भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ने का काम कर रही है। कौन सी? आपकी स्वेज जलसंधि। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई वाटर बॉडी की। इसके चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडी दिखाई देती है उसकी बात हुई। तो देखिए हम लोग, यहाँ पे एक खाड़ी का हिस्सा भी है दोस्तों, यहाँ एक खाड़ी का हिस्सा भी है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ गुएना, गुएना की खाड़ी।
ये खाड़ी का हिस्सा है, इसको बोलते हैं गुयेना की खाड़ी। दोस्तों आप लोग आई होप मैपिंग कर रहे होंगे, साथ साथ एटलस ले लीजिएगा, मैपिंग करते चलिए, इजी गोइंग, बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी आपके लिए। तो यहाँ कौन सी खाड़ी के क्षेत्र में रहा, वो गुयाना की खाड़ी। और वाटावड़ी को वापस देखें एक बार हम लोग, अगर क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई सर्कुलेशन देखें, अभी हम बात कर लेते हैं एंटी क्लॉक बाई सर्कुलेशन में। तो नॉर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद में अटलांटिक सागर, फिर गुयाना की खाड़ी, फिर हमारा हिंद महासागर, फिर अरब सागर, उसके बाद में लाल सागर। ये क्या है, अफ्रीका के चारों तरफ की वाटर बॉडी है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि कुछ रेखाएं, जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों की बात की थी आपसे, और मैंने कहा था ये तीनों रेखाएं कहां से गुजरती है, आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा जो है, ये कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, अफ्रीका के किन किन देशों से होकर के गुजर रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, विषुवत रेखा को देखते हैं कि विषुवत रेखा कौन कौन से देशों से होकर, अफ्रीका के कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है। तो देखो दोस्तों, देखना इधर, अपन बात करें तो सबसे पहले ये जो देश आता है आपका, ये जो देश है यहाँ पे, ये है गबोन। पहला देश कौन सा आ गया आपका, गबोन। गबोन के बाद कांगो, कांगो के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के थ्रू ये आगे जाती है। आगे युगांडा, युगांडा से केन्या, केन्या से होकर के सोमालिया। इन देशों से होकर के कौन सी निकलेगी, आपकी विषुवत रेखा निकलती है दोस्तों। ये दोस्तों ध्यान रखना, इनका क्रम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका के कौन से देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, सॉरी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, या कर्क रेखा गुजरती है नहीं गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है नहीं गुजरती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना आपके कौन कौन से देशों से निकल रही है। गबोन पहला मैंने हाईलाइट किया हुआ, गबोन। दूसरा है आपका कांगो, कांगो के बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, उसके बाद में आपका युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, केन्या के बाद में सोमालिया। इन देशों से होकर के कौन सी निकलेगी, आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद बात करें हम लोग कर्क रेखा की, देख लेते हैं स्थिति क्या है, कौन से देशों से कर्क रेखा निकलती है हमारी। तो देखो समझना दोस्तों, यहाँ देखो, यहाँ मिलेगा आपको वेस्टर्न सहारा। ये कौन सा मिलेगा आपको, वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा के बाद मॉरिटानिया, मॉरिटानिया के बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद नाइजर, अल्जीरिया के बाद नाइजर, नाइजर के बाद में लीबिया, लीबिया के बाद में इजिप्ट। यहाँ से होकर के कौन सी निकलेगी, आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थन अक्षांश रेखा, जिसको अपन लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा चार्ट इसमें शामिल नहीं होता है, ये मैप से थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये चार्ट इसमें शामिल नहीं होता है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरेगी आपकी वेस्टर्न सहारा, मैं गोला कर देता हूँ, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, उसके अलावा माली, माली के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद नाइजर, नाइजर के बाद में लीबिया, लीबिया के बाद में आपका इजिप्ट, मिस्र। यहाँ से गुजरेगी कौन सी हमारी कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही देखते हैं हम लोग मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है हमारी। तो मकर रेखा गुजरती है हमारी दोस्तों, बात करें हम लोग तो नीचे यहाँ दक्षिण के हिस्से में नामीबिया, सबसे पहले कौन सा देश आएगा आपका, नामीबिया। नामीबिया के बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद में आपका मेडागास्कर। यहाँ से होकर के कौन से निकलेगी हमारी 23.5 डिग्री साउथर्न अक्षांश रेखा, जो कि मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मकर रेखा गुजरती है आपकी नामीबिया, बोत्सवाना, आपका साउथ अफ्रीका, उसके अलावा मोजाम्बिक, और उसके बाद में आपका आता है मेडागास्कर। यहाँ से होकर के क्या गुजरेगी, आपकी मकर रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकी नामों को ध्यान रखिएगा, कौन कौन से देश से कर्क रेखा गुजर रही है, कौन से मकर रेखा गुजर रही है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं, ये तो वाटर बॉडी देखी हम लोगों ने। वाटर बॉडी के बाद में हम लोग देख लेते हैं, इसमें रिलीफ्स की बात कर लेते हैं, उच्चावच की बात कर लेते हैं कि इसमें उच्चावच कौन कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। उच्चावच की जब बात करते हैं हम लोग दोस्तों, मैं एक दूसरा मैप ले लेता हूं जिस पर स्पष्ट मैपिंग करते हैं हम लोग, इजी गोइंग, थोड़ा आसान पड़ेगा इस पर मैपिंग करना, क्योंकि लिखने के लिए स्पेस चाहिएगा हमारे लिए। देखो बात करते हैं हम लोग, लीप की बात कर लेते हैं, इसमें उच्चावच की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उच्च भूमि क्षेत्रों की, कि अफ्रीका के अंदर जो उच्च भूमि क्षेत्र है वो कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, उच्च भूमि क्षेत्र कहाँ दिखाई दे रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ उत्तर पूर्व की तरफ, यहाँ जो हिस्सा है, यहाँ आपको उच्च भूमि क्षेत्र दिखेगा एक, और इसका नाम है एटलस। अफ्रीका के उत्तर पूर्व की ओर, सॉरी उत्तर पश्चिम की ओर एक उच्च भूमि क्षेत्र दिखेगा आपको, और इसका नाम क्या है, माउंट एटलस। इसका नाम है, ये शायद कलर में चेंज कर लेता हूं, इसका नाम है दोस्तों माउंट एटलस। ये कहाँ है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम हिस्से में दिखाई देती है। और इस माउंट, जो अपना माउंट एटलस है, इसका सर्वोच्च शिखर भी यहीं स्थित है दोस्तों। इसका सर्वोच्च शिखर है, ध्यान रखना माउंट एटलस का, उसका नाम है माउंट तोपकल, माउंट तोपकल। ध्यान रखिएगा माउंट तोपकल जो है ये एटलस का सर्वोच्च शिखर है।
माउंट टॉपकाल क्या है दोस्तों? एटलस का सर्वोच्च शिखर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले उच्च भूमि क्षेत्र मिला हमारे लिए कौन सा? माउंट एटलस। और एटलस का सर्वोच्च शिखर क्या मिल गया हमारे लिए? तोपकल मिल गया, जो कहाँ है अपना उत्तर पश्चिम हिस्से में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा देखो दोस्तों, इसके मध्य पार्ट के अंदर, इसका जो बीच वाला पार्ट है, इस मध्य पार्ट में सहारा डेजर्ट के पास में, यहाँ पे भी एक उच्च भूमि रेंज दिखाई देती है हमको। इसका नाम है अहागर रेंज। इस रेंज का नाम है दोस्तों, मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूं इसको, इसका नाम है दोस्तों अहागर। अहागर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, एक श्रेणी यहां मिलती है हमको। उसके अलावा देखो, इसमें सारा डेजर्ट वाले एरिया में उत्तरी पार्ट के अंदर ही एक और रेंज दिखाई देती है हमको यहाँ पे। इसका नाम है माउंट तिबस्ती। इसका क्या नाम है दोस्तों? माउंट तिबस्ती। इसका क्या नाम है? माउंट तिबस्ती। अच्छा, माउंट तिबस्ती हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे इथोपियन उच्च भूमि क्षेत्र है, यहाँ पे भी एक उच्च भूमि क्षेत्र है जिसका नाम है इथोपियन उच्च भूमि क्षेत्र। इस क्षेत्र में ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ वाले एरिया के अंदर एक उच्च भूमि क्षेत्र है जिसको बोलते हैं इथोपियन उच्च भूमि क्षेत्र बोलते हैं इसको। इथोपियन उच्च भूमि क्षेत्र बोलते हैं। उसके अलावा देखो, इथोपियन उच्च भूमि क्षेत्र के बाद में यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ इसके नीचे वाले पार्ट की तरफ बात करें हम लोग, इसके नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक माउंट मिलेगी, इसका नाम है माउंट केनिया। इसका नाम है दोस्तों माउंट केनिया। ध्यान रखना, ये माउंट केनिया जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है आपका? सक्रिय ज्वालामुखी माउंट केनिया। इस माउंट केनिया के जस्ट नीचे ही आपको मिलेगी एक और रेंज, और इसका नाम है आपका माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। और ध्यान रखना दोस्तों, ये माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। ये भी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि क्या है? अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। माउंट किलिमंजारो क्या है दोस्तों? अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको। उसके अलावा देखो, उसके नीचे, इसके के नीचे, माउंट किलिमंजारो के नीचे दक्षिणी पार्ट में यहाँ पे आपको एक और श्रेणी दिखती है, रेंज दिखती है यहाँ पे इस क्षेत्र में। इसका नाम है मुचिंगा। मुचिंगा श्रेणी। इसका नाम क्या है दोस्तों? मुचिंगा श्रेणी। उसके बाद में यहाँ नीचे दक्षिणी पार्ट के अंदर यहाँ पे भी आपको एक रेंज दिखेगी, और इस रेंज का नाम है ड्रेसडेन। इस रेंज का नाम है दोस्तों ड्रेसडेन श्रेणी। क्या नाम है दोस्तों? ड्रेसडेन श्रेणी। ठीक है, ऐसे ही बात करें हम लोग, यहाँ पे उच्च भूमि क्षेत्र में इधर भी आपके पश्चिमी हिस्से की तरफ यहाँ पे भी आपको मिलेगी, और ये है हमारा लोमा माउंटेन। ये क्या मिलेगा हमको उच्च भूमि क्षेत्र में? लोमा माउंटेन। क्या मिलेगा? लोमा माउंटेन। इस वाले पार्ट में ऊपर की तरफ थोड़ा सा ही, इधर ही ग्वाना की खाड़ी से ऊपर की तरफ यहाँ है जॉस का पठार। ये वाला क्षेत्र है हमारा जॉस का पठार। जॉस का पठार। उसके अलावा जॉस के पठार के बाद में यहाँ देखो दक्षिणी पार्ट के अंदर यहाँ पे भी आपको रेंज दिखेगी, एक पठारी क्षेत्र दिखेगा दोस्तों, और इसका नाम है आपके का बाई का पठार। बाई का पठार। अच्छा, इसके मध्य वाले पार्ट में जो ग्रीन सेगमेंट में दिख रहा है, यहाँ पे ये उच्च भूमि क्षेत्र है, और उच्च भूमि क्षेत्र का एक पठारी क्षेत्र है जिसको उच्च भूमि क्षेत्र के तौर पे जाना जा रहा है, और इसको बोलते हैं कटंगा का पठार। कटंगा का पठार। ध्यान रखिए दोस्तों, ये सारे उच्च भूमि क्षेत्र कहां देखने को मिलते हैं हमको? अफ्रीका के अंदर उच्च भूमि क्षेत्र जो देखने को मिलते हैं वो अपने डिफाइन क्या है, वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार। उसके उत्तर पूर्वी हिस्से से स्टार्ट कर रहे हैं, उत्तरी पार्ट से अपन लोग उत्तर पश्चिम हिस्से से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग।
उत्तर पश्चिम हिस्से में माउंट एटलस है और एटलस का सर्वोच्च शिखर दिख गया हमको क्या, माउंट तोपकल, ठीक है। उसी के पास में आहागर श्रेणी, उसके बाद तिब्बती श्रेणी, उसका इथियोपियन उच्च भूमि क्षेत्र, उसके बाद में आपका केन्या, किलिमंजारो, किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। उसके बाद मुचिंगा, मुचिंगा के बाद में आपका आ गया ड्रेसडेन, ड्रेसडेन के बाद में इधर से वापस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा लोमा माउंटेन, ये है हमारा जॉस का पठार, कटिंगा का पठार, और ये कौन सा है, बाय का पठार। अच्छा, इसके बीच में यहाँ ऊपर की तरफ और देखें हम लोग तो ध्यान रखना, ये है मेरू श्रेणी। इस श्रेणी का नाम है क्या, मेरू। ये कौन सी हमारी मेरू श्रेणी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेरू श्रेणी कहाँ स्थित है आपकी, मेरू पर्वत कहाँ स्थित है आपका, तो वो कहाँ है, अफ्रीका के अंतर्गत आता है मेरू पर्वत, ठीक है दोस्तों। ये क्या हुए, आपके उच्च भूमि क्षेत्र हुए। अच्छा दोस्तों, मैं बताना भूल गया आपके लिए, वापस रिकॉल कर देता हूँ। अफ्रीका को काला महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं, अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अफ्रीका को किस नाम से जानना है दोस्तों, अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो ये आर्थिक दृष्टि से बात करें हम लोग, या अपन सामाजिक दृष्टि से बात करें, या शैक्षणिक दृष्टि से बात करें, ये बहुत पिछड़े है। ये महाद्वीप क्या है, बहुत ज्यादा पिछड़ा है, इसके बारे में अत्यधिक विकास नहीं हुआ है इसका, इस कारण से इसको अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बात को भी, एक फैक्चुअल सेगमेंट था, इसको मैंने आपको बता दिया है। आगे देखें हम लोग, दूसरी बात, एक और बात बता दो आपको, अफ्रीका का जो स्थलखंड है, ध्यान रख लेना, ये उठा हुआ क्षेत्र है। अफ्रीका का संपूर्ण स्थलखंड कैसा है, थोड़ा सा उठा हुआ है, मतलब ऐसे कह सकते हैं हम लोग, अफ्रीका का जो स्थलखंड किस तरह है, मेज नुमा है। किस तरह बना हुआ है, मेज की तरह उठा हुआ पार्ट है। पूरा पूरा अफ्रीका का जो स्थलखंड बना हुआ है, ये उठा हुआ क्षेत्र है, उठा हुआ भूमि का क्षेत्र है पूरा पूरा। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको भी, ठीक। आगे बात करें हम लोग, इसमें बात करें उच्च भूमि क्षेत्र में रिलीफ की बात कर रहे थे हम लोग। जब रिलीफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसके अंतर्गत देखो, अभी तक देखा हमने उच्च भूमि में पर्वतों को, अब देखते हैं इसमें डेजर्टिक कंडीशन को, कि कहाँ पे अफ्रीका के अंदर मरुस्थल बने हुए हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग कि अफ्रीका में मरुस्थल कहाँ बना हुआ है। तो देखें हम लोग दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र को देखें इसके अंतर्गत, तो देखो इसके उत्तरी पार्ट के अंदर स्टार्ट करते हैं, कहां से, इसके उत्तरी पार्ट से। इसके उत्तरी पार्ट के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसके उत्तरी पार्ट के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसको बोलते हैं सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, वो दिखाई देता है दोस्तों। इसके उत्तरी पार्ट में एक मरुस्थलीय क्षेत्र दिखाई देता है, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन लोग, सहारा डेजर्ट के नाम से जान रहे हैं, सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। आगे बात करें, इसके उत्तरी पार्ट में ही यहाँ पे आपको एक और मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा, जिसको बोलते हैं लीबियन। एरो ले आता हूं मैं दूर यहां से, ये कौन सा है, लीबियन, लीबियन मरुस्थल। ये कौन सा मरुस्थल दोस्तों, लीबियन मरुस्थल। अच्छा, इसके ईस्टर्न पार्ट पे यहाँ पे भी एक मरुस्थलीय क्षेत्र दिखाई देता है हमको, और इस मरुस्थल को कहते हैं ईस्टर्न मरुस्थल। इसका नाम है दोस्तों ईस्टर्न। ये कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, ईस्टर्न मरुस्थल है, ठीक है, जो कहां पड़ता है आपका, इसके लेड सागर के पास में पड़ता है, ईस्टर्न मरुस्थल के नाम से, ठीक है। इसके अंदरूनी पार्ट में, ईस्टर्न मरुस्थल के अंदरूनी पार्ट के अंदर यहाँ पे भी एक डेजर्ट है, एक छोटा डेजर्ट है, जिसका नाम है आपके का, याद रखिएगा, नूबियन, नूबियन मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल दोस्तों, इसके अंदरूनी पार्ट के अंदर भी एक मरुस्थलीय पार्ट पड़ता है, जिसको बोलते हैं नूबियन डेजर्ट बोलते हैं, नूबियन मरुस्थल बोलते हैं। अच्छा, इसके दक्षिण पार्ट के अंदर यहाँ पे ये दक्षिण हिस्सा है, इस दक्षिणी हिस्से के अंदर भी एक मरुस्थल देखने को मिलेगा आपको, और इस मरुस्थल का नाम है दोस्तों आपका कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। क्या नाम है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल। इस कालाहारी मरुस्थल के वेस्टर्न पार्ट में, सॉरी पश्चिमी हिस्से के अंदर आपको एक और डेजर्ट देखने को मिलता है, इसका नाम है नामेब। क्या नाम है, नामेब मरुस्थल। नामेब मरुस्थल कहां मिलेगा, इसके वेस्टर्न पार्ट में नामेब मरुस्थल देखने को मिलता है हमको, ठीक है। अभी अफ्रीका के अंतर्गत हम लोगों ने देखा सबसे ऊपर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सहारा डेजर्ट। सहारा के बाद में लीबियन डेजर्ट, लीबियन के बाद में देखा हम लोग ईस्टर्न डेजर्ट, उसके बाद में नूबियन डेजर्ट, नीचे दक्षिण में मिला इसके में कालाहारी डेजर्ट, और ये मिला इसके बाद में आपका नामेब डेजर्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन डेजर्ट में, इन मरुस्थलों में ध्यान रखना, स्पेशल जैसे कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट में जो निवास करने वाला, जहाँ पे जो वन्यजीव पाया जाता है, उसका नाम है शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग कहाँ मिलेगा आपको, कालाहारी डेजर्ट में निवास करता है। ऐसे ही यहाँ सहारा डेजर्ट के अंदर क्या निवास करता है आपका, ऊंट। यहाँ क्या निवास करते हैं,
ऊंट निवास करते हैं यहाँ पे। और इन मरुस्थलों में, इन मरुस्थलीय पार्ट में, अफ्रीका के क्षेत्रों में जनजातियां भी निवास करती है दोस्तों। इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में या इसके अफ्रीका वाले क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग जनजातियां अलग अलग क्षेत्र में क्या करती हैं, निवास करती हैं। जैसे बात करें अपन लोग इस सहारा मरुस्थल के अंतर्गत, सहारा वाला जो क्षेत्र है, इस सहारा वाले क्षेत्र के अंदर मैं यह लिख देता हूं दोस्तों, सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है बद्दू। सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों, बद्दू जनजाति निवास करती है। ऐसे ही आपका कालाहारी जो मरुस्थल है, ये जो क्या है कालाहारी मरुस्थल है, इसमें भी एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है बुशमैन। जिसमें कौन सी जनजाति निवास कर रही है दोस्तों, बुशमैन जनजाति। उसके अलावा आपका जो बीच में मध्य वाला पार्ट है, ये जो मध्य वाला पार्ट है, कटंगा वाला पार्ट है या कांगो बेसिन वाला पार्ट है, इस मध्य पार्ट में मतलब कांगो बेसिन में सीधा लिख देता हूं, कांगो बेसिन वाले पार्ट में आपका याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक तो पिग्मी जनजाति और एक है बंतू। पिग्मी व बंतू जनजाति क्या करती है, यहाँ कांगो बेसिन के अंदर निवास करती है। कांगो बेसिन कौन सा दोस्तों, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका मध्य वाला पार्ट कांगो बेसिन वाला पार्ट है। इसकी बात करेंगे अलग से पर्टिकुलरली अपन, तब और डिटेल से देखेंगे हम लोग। अभी कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति मिल रही है, हमारी पिग्मी या बंतू जनजाति निवास कर रही है यहाँ पे। ऐसे ही ध्यान रखना पूर्वी अफ्रीका वाले पार्ट में, जो पूर्वी अफ्रीका वाला इथोपिया सोमालिया वाला पार्ट है, इधर वाले पार्ट में आपका पूर्वी अफ्रीका कौन सा है, पूर्वी अफ्रीका। और इस पूर्वी अफ्रीका वाले क्षेत्र के अंदर ध्यान रखना, यहाँ एक जनजाति निवास करती है, इसका नाम मसाई। इस जनजाति का नाम है मसाई जनजाति। इन जनजातियों को याद रखना है, अलग अलग क्षेत्र में निवास करने वाली यहाँ की जो मूल जनजातियां हैं वो कौन कौन सी है दोस्तों, तो ध्यान रखना, सहारा के अंदर बद्दू है, कालाहारी में कौन सी है, बुशमैन जनजाति है आपकी। उसके अलावा आपका कांगो बेसिन के अंदर पिग्मी और बंतू जनजाति निवास कर रही है। ऐसे ही पूर्वी अफ्रीका में कौन सी जनजाति निवास कर रही है आपकी, तो मसाई जनजाति निवास करती है। अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग जनजाति क्या करती है, यहाँ की मूल प्रजातियां हैं, मूल जनजातियां हैं जो यहाँ निवास कर रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात क्लियर हुई आपको। आगे बात करते हैं, देखो अफ्रीका वाले क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, इस क्षेत्र का अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप हिस्सा है, वो प्रायद्वीप हिस्सा दोस्तों कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा सोमालिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है यहाँ का अफ्रीका का, दोस्तों अफ्रीका की बात कर रहा हूं, विश्व का नहीं। ध्यान रखिएगा कि कौन सा है, सोमालिया। सोमालिया प्रायद्वीप क्या है, इसका सबसे बड़ा क्या है आपका, अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय हिस्सा है। अच्छा, इस प्रायद्वीपीय हिस्सा, ये सोमालिया प्रायद्वीप हिस्सा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सोमालिया प्रायद्वीप जो हिस्सा है अंदर नूबियन प्रायद्वीप है आपका, इसको, इसमें क्या हुआ है, एक भ्रंशन हुआ है, और भ्रंशन के द्वारा क्या हुआ है, एक रिफ्ट का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसमें भ्रंशन के द्वारा क्या हुआ दोस्तों, एक रिफ्ट का निर्माण हुआ है। अभी अपन लोग अलग से देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज को स्पष्ट तौर पे। देखो ये जो भ्रंश बना है, जो सोमालियन प्रायद्वीप से लेकर के आपका जा रहा है नीचे की तरफ, ये भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है इस तरह से। और ये भ्रंश जो गया है, ये भ्रंश पूरा आपका रेड सी को क्रॉस करके कहां तक, डेड सी तक गया है, कहां तक, एशिया के डेड सी तक गया है ये भ्रंश। और इसी भ्रंश में क्या हुआ है, अफ्रीका के अंतर्गत कई सारी क्या हुआ है, झीलों का निर्माण हुआ है। अफ्रीका की कई सारी झीलों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अगर बात करें झीलों का कम देखें हम लोग, तो इसके दक्षिणी हिस्से में, यहाँ दक्षिणी हिस्से में यहाँ एक लेक मिलती है सबसे दक्षिणी पार्ट में, इसी भ्रंश के अंदर, उसका नाम है लेक न्यासा। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है लेक न्यासा, या इसको मालानी, इसको मालानी, लेक मालानी के नाम से भी जानते हैं अपन लोग, लेक न्यासा या लेक मालानी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं दोस्तों। उसके अलावा दूसरी लेक की बात करें, आइग लेक की बात करें, इसके ऊपर जस्ट ऊपर ही एक और लेक का निर्माण हुआ है, और इस लेक का नाम है लेक टंगानिका, लेक टंगानिका। दूसरी लेक कौन सी बनी है दोस्तों, लेक टंगानिका लेक बनी है। इससे ऊपर एक और लेक है, इस लेक का नाम है दोस्तों, याद रखें, लेक कीबू, लेक कीबू। ठीक है दोस्तों, उससे ऊपर एक लेक है, इसका नाम है लेक एडवर्ड, लेक एडवर्ड। क्या नाम है दोस्तों, लेक एडवर्ड। इससे ऊपर वाली जो लेक है उसका नाम है दोस्तों लेक
अल्बर्ट, क्या नाम है दोस्तों, लेक एल्बर्ट। और एक और लेक है यहाँ पे ही, उसका नाम है लेक रूडोल्फ। दोस्तों ये फ्रेंच में बनी हुई लेके, ये अफ्रीका के द्वारा, अफ्रीका के अंतर्गत अंतर्गत फ्रेंच में बनी हुई लेके हैं। इनसे उत्तर से दक्षिण का क्रम देखें, लेक रूडोल्फ, उसका एल्बर्ट, एल्बर्ट का एडवर्ड, एडवर्ड का कीबू, कीबू के बाद टिंगानिका, और उसके बाद में आती है लास्ट में दक्षिणी पार्ट में आपकी लेक न्यासा है, लेक मालानी आती है। अच्छा, इसके मध्य पार्ट में यहाँ यहाँ जो ब्रेंचन है, ब्रेंचन के बीच में, यहाँ ब्रेंचन वाले पार्ट को छोड़कर का पार्ट, उसके बीच में यहाँ एक लेक और है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। इस लेक का नाम है लेक विक्टोरिया। और ये लेक, जो लेक विक्टोरिया है, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है दोस्तों, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस झील से होकर के, लेक विक्टोरिया से होकर के ही आपकी विस्तृत रेखा गुजरती है। विस्तृत रेखा लेक विक्टोरिया से होकर के ही गुजरती है। और एक और बात, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी आपके, उसका ओरिजिन भी कहां से होता है, आपका विक्टोरिया लेक से ही होता है। उस नील नदी का ओरिजिन भी कहां से होता है, आपका विक्टोरिया लेक से ही होता है नील नदी का ओरिजिन। तो अभी नदी की बात आ गई है दोस्तों, एक बार नदियों को भी देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ पे कौन कौन सी नदियों का प्रवाह क्षेत्र, अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां दिखाई देती है हमको। उन नदियों की बात कर ले हम लोग दोस्तों। तो अगर नदियों की बात करें दोस्तों यहाँ से, तो अफ्रीका के अंतर्गत यहाँ लेक विक्टोरिया से होकर के यहाँ से एक लेक निकलती है, और झील, सॉरी, नदी निकलती है। और इस नदी का नाम है आपकी का क्या, नील नदी। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, नील नदी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो नील नदी है, ये नील नदी आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी कौन सी है, नील नदी है। और ये नील नदी जो है दोस्तों, ये इजिप्ट के अंदर, मतलब मिस्र के अंदर डेल्टा बनाते हुए कहां गिर जाती है, आपकी भूमध्य सागर में गिर जाती है। किसमें गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। अच्छा, इसी की सहायक के तौर पे एक नील नदी के साथ इसकी सहायक के तौर पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है ब्लू नील। कौन सी मिलती है आपकी, ब्लू नील और व्हाइट नील करके दो नदियां मिलती हैं जो इसकी सहायक नदी के तौर पे है, ब्लू नील। इस ब्लू नील के ऊपर ही एक डैम बनाया हुआ है दोस्तों। इस ब्लू नील के ऊपर एक डैम बनाया हुआ है, और इस डैम का नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस डैम का नाम है रेनिसेस डैम। ये शायद आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। ये रेनिसेस बांध किस पे बनाया हुआ दोस्तों, ब्लू नील के ऊपर ही एक डैम बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, रेनिसेस डैम। और ये जो नदी है, नील नदी, किसमें गिर रही है, आपकी मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है, डेल्टा बनाते हुए। ऐसे ही देखो दोस्तों, इसके अलावा ध्यान रखना, इधर इस पार्ट से, इसके दूसरे हिस्से से यहाँ से एक और नदी निकल के आती है, और इस नदी का नाम है आपकी का नाइजर। क्या नाम है दोस्तों, इस नदी का नाम है नाइजर। ये किसमें गिरती है, आपकी अटलांटिक ओशन में आकर के गिर जाती है, नाइजर नदी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ इसके मध्य पार्ट के अंदर से एक नदी बह करके जाती है, इसके मध्य पार्ट में एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम है कांगो। इस नदी का नाम है कांगो नदी। इसको जायरे के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जायरे, इसको जायरे के नाम से भी जानते हैं इस नदी को, कांगो नदी को। और याद रखिएगा, ये जो कांगो नदी है, ये आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को क्या करती है दोस्तों, 2 बार काटती है। कौन सी नदी, हमारी कांगो नदी। और जाकर के किसमें गिरती है, आपकी अटलांटिक महासागर के अंदर जाकर गिर जाती है। कौन सी, हमारी ये वाली नदी। अच्छा, इस कांगो नदी के ऊपर ध्यान रखना दोस्तों, इस कांगे नदी के ऊपर भी आपके 2 डैम बने हुए हैं, और इसमें एक डैम का नाम है आपके का, ध्यान रखिएगा, इस डैम का नाम है, बांध का नाम है, इस पे बना हुआ है, इसका नाम है लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन। और एक और डैम बना हुआ है इसी पे, उसका नाम है आपका स्टैनले। क्या नाम है दोस्तों, स्टैनले।
कांगो नदी पे 2 डैम बने हुए हैं, एक का नाम है लिविंगस्टोन, एक का नाम है स्टैनले। ये कैसे बने हुए आपके कांगो नदी के ऊपर, जो कि क्या क्या कर रही है आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे ही देखें हम लोग, एक और नदी है यही, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है जाम्बेजी। इस नदी का नाम है आपकी का जाम्बेजी। और इसी जाम्बेजी नदी के ऊपर ध्यान रख लेना दोस्तों, एक वाटरफॉल बना हुआ है जाम्बेजी नदी के ऊपर ही। एक क्या है आपका वाटरफॉल है, और इस वाटरफॉल का नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल। क्या बसा हुआ दोस्तों, बना हुआ है इसमें विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है किसमें, जाम्बेजी नदी पे। और ये जाम्बेजी नदी आपकी गिरती है किसमें, इंडियन ओशन में जाकर के गिरती है। किसमें गिरेगी दोस्तों, इंडियन ओशन के अंदर जाकर के गिरेगी। अच्छा, ऐसे इंडियन ओशन में जो जाकर के गिरने वाली नदी है, उसमें ध्यान रखना, नीचे की तरफ से दक्षिण पार्ट में यहां से एक नदी आती है, और इस नदी का नाम है ऑरेंज। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, ऑरेंज नदी। इस नदी का क्या नाम है दोस्तों, ऑरेंज। कौन सी नदी है दोस्तों, ये ऑरेंज नदी। ध्यान रखिएगा, ये ऑरेंज नदी जो है, ये नदी भी आपकी कहाँ गिरेगी, आपकी आकर के अटलांटिक ओशन में गिर जाएगी। और इससे ऊपरी पार्ट में जाकर के एक नदी गिरती है, इस नदी का नाम है लिम्पापो। इस नदी का नाम है लिम्पापो, लिम्पापो नदी। और ये लिम्पापो नदी ध्यान रखिएगा दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या कर रही है, मकर रेखा को 2 बार काट रही है। कौन सी नदी दोस्तों, लिम्पापो नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये लिम्पापो नदी कहाँ करेगी, आपके इंडियन ओशन में जाकर के गिरने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मेनली इस क्षेत्र की जो मुख्य नदियां हैं उनमें ध्यान रखिएगा, नील नदी है, नाइजर नदी है, उसके अलावा कांगो नदी है आपकी, या जायरे नदी है, उसके अलावा जाम्बेजी नदी है, लिम्पापो है, और ऑरेंज नदी है, जो इसकी प्रमुख नदियां हैं यहाँ की। अच्छा, इसके सहायक नदी के तौर पर इस नाइजर नदी में एक और नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है बेन्यू, जिसका नाम क्या है आपका बेन्यू नदी है। ठीक है दोस्तों, इसकी बात हम लोग उसमें जब नाइजीरिया पढ़ेंगे, हम लोग नाइजर को अलग से पढ़ेंगे, नाइजीरिया को, तब भी बात करेंगे बेन्यू नदी की हम लोग, या पर्टिकुलर सेगमेंट में पर्टिकुलर एस्पेक्ट से बात करेंगे हम लोग। अभी के लिए बस नदियों का सेगमेंट देखना था अपने को, वो देखा है। और हाँ, एक चीज और मैं भूल गया आपको बताना, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ नाइजर नदी पे ही, यहाँ नाइजर नदी पे एक डैम बना हुआ है, और इस डैम का नाम है कैंजी। इस डैम का नाम है आपकी का कैंजी डैम। ऐसे ही आपका ये आपके जो नील नदी है, इस पे एक डैम बना हुआ है, इसका नाम है आसवान। इस डैम का नाम है आसवान डैम। ठीक है, इसका क्या नाम है दोस्तों, आसवान बांध इसका नाम है, डैम जो बना हुआ है किसपे, नील नदी के ऊपर बना हुआ है। ऐसे विक्टोरिया जलप्रपात किस पे बना हुआ आपका, जाम्बेजी नदी पे। लिविंगस्टोन और क्या स्टैनले जलप्रपात बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं आपके किस पे, कांगो नदी पे, जायरे नदी पे, जो कि विश्व रेखा को 2 बार काट रही है। इन नदियों का ध्यान रखना दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर अपने को। ठीक है, अफ्रीका के अंतर्गत इन नदियों का भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये नदियां हो गई, इसके उच्चावच में रिलीफ में हमने झीलें देख ली इसके अंतर्गत। हाँ, एक झील का मुझे याद आया अभी, यहाँ इसके मध्य पार्ट में एक झील पड़ती है, इसके मध्य पार्ट में एक झील पड़ती है, लेक चार्ड। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके मध्य पार्ट में चार देश के अंदर एक झील पड़ती है, इस झील का नाम है क्या, लेक चार्ड। इसको भी याद रखिएगा झीलों के तौर पे। इसमें जो रिफ्ट में आने वाली झीलें हैं उसका भी ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा रिफ्ट में आने वाली झीलों के अलावा जो विक्टोरिया झील है वो रिफ्ट में नहीं आती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विक्टोरिया लेक रिफ्ट में आती है नहीं आती है इस तरह से, तो ये ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया लेक जो है रिफ्ट के पास में बनी हुई जरूर है, लेकिन रिफ्ट में नहीं आती है, रिफ्ट के अंदर शामिल नहीं होती है लेक। ठीक, ध्यान रखिएगा ये वाला सेगमेंट। आगे अगली क्लास में दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के सेगमेंट की बात करेंगे, इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, इसकी क्लाइमेट की बात करेंगे हम लोग अफ्रीका की। अभी हम लोगों ने किसकी बात किया, रिलीफ्स की बात की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो पसंद आई होगी। और दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि जुड़े रहिए, साथ साथ मैपिंग करते चलिए, आपको बहुत आसानी से चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। बर्ड ज्योग्राफी में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा चैनल को, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।